के न्यूक्लियर बॉम्ब से, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, जिससे हर एक देश समझ चुके थे कि परमाणु बम की कितनी वैल्यू है। जिसके बाद हर एक देश परमाणु बम को बनाने की हर एक कोशिश करने लगा था। दूसरी तरफ यहाँ पर 1971 के सीन को दिखाया जाता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी मात दी थी और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान युद्ध तो हारता ही है, साथ ही उनके बीच ही कुछ ऐसे रॉ एजेंट्स पल रहे हैं जो कि उन्हें पल पल पर हराते हैं और ये कहानी उन्हीं रॉ एजेंट्स की है। जिसके बाद कहानी 1974 के पाकिस्तान में रावलपिंडी में शिफ्ट होती है, जहां पर हम कई सारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए देख पाते हैं। साथ ही हम यहां पर तारिक नाम के एक लड़के को भी देख पाते हैं और वो भी नमाज पढ़ रहा था। जिसके बाद जब सभी लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो तारिक एक आदमी के पास जाता है जो कि दर्जी है और उसका एक दफ्तर भी है, इसलिए तारिक उसके पास काम मांगने के लिए जाता है। दरअसल तारिक भी एक दर्जी है और वो इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है। शुरुआत में तो वो आदमी काम देने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन आखिर में मौलवी साहब के कहने पर तारिक को काम मिल जाता है। जिसके अगले दिन उसी दर्जी के दफ्तर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी तारिक का टेस्ट ले रहा होता है और तारिक काफी अच्छे तरीके से टेस्ट को पास भी कर लेता है। और जब तारिक एक सुई में जब धागा डाल रहा होता है तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़की का नाम होता है नसरीन। नसरीन देख नहीं सकती है, वो बचपन से ही अंधी है और यहाँ पर तारिक को नसरीन से पहली नजर वाला प्यार हो चुका था। जिसके बाद तारिक नसरीन के पास रहने की हर एक कोशिश करता है। साथ ही नसरीन जब घर से निकलकर ऑटो के लिए वेट करती है तो तारिक उसके लिए हर रोज एक ऑटो को रुकवाता है। तारिक को ऐसा लगता है कि नसरीन उसे देख नहीं सकती है, जबकि नसरीन उसके इत्र से हर रोज उसे महसूस करती है और तब से नसरीन को ऑटो से नहीं जाना पड़ा, क्योंकि तारिक उसे हर रोज स्कूटर से छोड़ दिया करता था और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन एक दिन नसरीन के अब्बू उन दोनों को साथ में देख लेते हैं और फिर अगले ही दिन नसरीन के अब्बू तारिक के दफ्तर पहुंच जाते हैं और उसे खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो नसरीन से दूर रहे। लेकिन यहाँ पर तारिक नसरीन के अब्बू से साफ कह देता है कि वो नसरीन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। दरअसल ये दफ्तर जिस आदमी का है वो नसरीन के अब्बू का साला है। तब वो नसरीन के अब्बू को समझाता है कि तारिक बहुत अच्छा लड़का है और वो नसरीन को हमेशा खुश रखेगा। और यहीं पर नसरीन भी मौजूद थी, जो कि अपने अब्बू से कहती है कि वो भी तारिक को पसंद करती है और शायद तारिक से अच्छा लड़का उसे मिलेगा भी नहीं। तब नसरीन की ये सारी बातें सुनने के बाद नसरीन के अब्बू उन दोनों की शादी करवा देते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद कहानी इंडिया में 18 मई 1974 में शिफ्ट होती है, जहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। यह एक शांतिपूर्ण परीक्षण था जिसने भारत को छठा ऐसा देश बना दिया था जिसने परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन इससे बाकी के देशों में खलबली मच गई थी। वहीं पाकिस्तान भी पूरी तरह से बौखला चुका था, क्योंकि इससे कुछ साल पहले ही 1971 का युद्ध पाकिस्तान भारत से हार चुका था। और अब ये न्यूज सुनने के बाद तो पूरा पाकिस्तान ही शॉक्ड रह गया था। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान भी अपनी पूरी शक्ति के साथ परमाणु परीक्षण की कोशिश में जुट गया था। उस वक्त पाकिस्तान के तात्कालिक प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह तक कह दिया था कि हमें भले ही घास की रोटी क्यों न खानी पड़े, लेकिन पाकिस्तान भी अब परमाणु बम बनाकर ही रहेगा। लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए पाकिस्तान के पास ना तो इक्विपमेंट थे और ना ही पैसे, साथ ही उन्हें एक ऐसा दिमाग भी चाहिए था जो कि परमाणु बम बनाने के लिए उनकी मदद कर सके। तब पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कुछ पैसे और इक्विपमेंट का जुगाड़ तो कर लिया था और साथ ही उन्होंने फौरन से क्यूएन खान को बुला लिया था, जो कि परमाणु बम को बनाने के लिए एक एक्सपर्ट बंदा था, जिसकी एक फौरन बीबी और 2 बच्चे थे। और क्यूएन खान एक ऐसा आदमी है जो कि परमाणु बम को बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जब क्यूएन खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलता है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब उनका सपना पूरा हो जाएगा, इसलिए वो एक ऐसी जगह की खोज करने लगते हैं जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जा सके और वो किसी के नजर में भी ना आए। जिसके बाद विदेशों से इक्विपमेंट आना शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान अब पूरी तरह से पूरे जोश में परमाणु परीक्षण की तैयारी में लग जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 1977 के रावलपिंडी में, जहां पर हम तारिक और नसरीन को देख पाते हैं, जो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश थे और नसरीन अब प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, इसलिए अब उनकी खुशी दुगनी हो चुकी थी। जिसके बाद हम मिस्टर काव को देख पाते हैं, जो कि रॉ के एक ऑफिसर है और फिलहाल वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास आए हुए हैं और वो यहाँ पर पीएम इंदिरा गांधी से कहते हैं कि जिस तरह से हमने परमाणु परीक्षण किया है उसी तरह से पाकिस्तान भी कुछ हलचल करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद प्रधानमंत्री मिस्टर काव से कहती है कि तुरंत ही अपने रॉ के एजेंट को एक्टिव करो ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। साथ ही मिस्टर काव को शक है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करना चाह रहा है। अब यहाँ रावलपिंडी में हम रात के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर रात को तारिक चुपचाप दफ्तर में आता है और वहाँ पर फोन के सामने बैठ जाता है। तभी उसके पास एक फोन आता है
और वो अंडरकवर रॉ डेस्क न्यू दिल्ली से था। और यहाँ हमें पता चलता है कि तारिक कोई और नहीं बल्कि रॉ का एक एजेंट है जिसका नाम अमनदीप सिंह है। और दूसरी तरफ न्यू दिल्ली से शर्मा लाइन पर है और वो भी रॉ का एक एजेंट है। और शर्मा तारिक से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है क्योंकि तारिक का बाप गद्दार था, इसलिए शर्मा तारिक से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है और हर बार उसे गद्दार ही बुलाता है। इंडिया की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, इसी कारण वो गद्दार कहलाए और उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। यहाँ पर शर्मा तारिक को बताता है कि जिस तरह से हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए हैं उसी तरह से पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करने की पूरी कोशिश में है, इसलिए तुम्हें बस ये पता करना है कि आखिरकार वो परमाणु परीक्षण कहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही शर्मा यहाँ पर तारिक को एक ढाबा का एड्रेस भी बताता है जिस जगह से एक रॉ का एजेंट तारिक को कुछ चीजें देगा। और शर्मा यहाँ पर उसे इस मिशन का नाम भी बताता है कि आज से इस मिशन का नाम मिशन मजनू होगा। अब आगे मिस्टर काव के द्वारा हमें पता चलता है कि दरअसल मिस्टर काव ने ही तारिक को ट्रेनिंग दी है। और यहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि तारिक का बाप गद्दार था, तो फिर आपने तारिक को इस मिशन के लिए क्यों चुना? जिस पर मिस्टर काव उससे कहते हैं कि तारिक का बाप गद्दार जरूर था लेकिन तारिक नहीं हो सकता है क्योंकि तारिक को मैंने ट्रेन किया है और वो अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब आगे रावलपिंडी में शर्मा के बताए हुए ढाबे पर तारिक पहुंच जाता है। वहां पर असलम नाम का एक आदमी इस ढाबे को चलाता है। यहाँ पर जब वो उससे कहता है कि उसे गोरिल्ला ब्रांड का मसाला चाहिए तो यहाँ पर असलम समझ जाता है कि ये तो रॉ का एजेंट है, इसलिए असलम तारिक को घर के अंदर ले जाता है और उसे कुछ पैसे और गन देता है। लेकिन यहाँ पर तारिक गन लेने से साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि मेरा काम प्यार से होता है। जिसके बाद शर्मा असलम के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि वो तारिक के ऊपर नजर रखे कि आखिर वो क्या कर रहा है। अब आगे हम तारिक को देखते हैं जो कि दर्जी के दफ्तर में आता है और वो यहाँ पर कुछ जनरल की वर्दी को पैक होते हुए देखता है और ये आज ही डिलीवर होनी थी। तब तारिक उनसे कहता है कि वो इन वर्दी को डिलीवर कराएगा। और जब तारिक रास्ते में होता है तो वो बीच रास्ते में रुकता है और जब देखते हैं जो कि उन 21 लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और एक एक करके उन सारे 21 लोगों को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी देर के बाद रमन सिंह को देखते हैं जो कि असलम के पास आता है और जब वो असलम को देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और तुरंत ही वो तारिक के पास जाता है। तारिक को ये सारी खबर बताने के बाद वो उससे कहता है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स हमें ढूंढने के पीछे पड़े हुए हैं और वो हमें जान से भी मार देंगे, इसलिए वो नसरीन को लेकर यहाँ से तुरंत ही निकल जाए। ये सुनने के बाद तारिक तुरंत ही नसरीन को लेकर एयरपोर्ट जाने लगता है। वहीं पाकिस्तानी ऑफिसर्स नसरीन के घर पर पहुंच चुके थे और उनके हाथों नसरीन और तारिक की फोटो भी हाथ लग चुकी थी। साथ ही हम आगे रमन सिंह को देख पाते हैं जिसके पीछे वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी पीछे पड़ चुके थे और जब वो एक जगह पर रुकता है तो वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स उसके पास आते हैं। आखिर में रमन सिंह अपने घर वालों की फोटो देख रहा होता है और अपने हाथ की सिगरेट को वो नीचे फेंक देता है जहाँ पर पेट्रोल पड़ा हुआ था और वो सीधा जाकर उसकी कार के पास जाता है। जिसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें कि कई सारे लोग मारे जाते हैं और उनमें रमन सिंह भी मारा जाता है। यहाँ दूसरी तरफ तारिक और नसरीन एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और फिर थोड़ी देर के बाद उनके पीछे पीछे वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जिनके पास तारिक और नसरीन की फोटो थी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग यहीं पर हैं। तो वो यहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तब तारिक नसरीन से कहता है कि उन दोनों की सीट अलग अलग है, इसलिए शायद उन दोनों को अलग अलग बैठना पड़ सकता है। और साथ ही तारिक नसरीन से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और साथ ही तारिक नसरीन से कहता है कि अपने होने वाले बेटे का नाम वो लोग अमन रखेंगे। जिसके बाद नसरीन को व्हीलचेयर पर बिठाकर यहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन तभी कुछ ऑफिसर्स उसकी तरफ देखकर उंगली बताते हुए उसके पासपोर्ट को चेक करने को कहते हैं। ये देखकर तारिक समझ जाता है कि अब वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर खड़ा होकर भारत माता की जय करने लगता है, जिससे कि फिर उन सारे ऑफिसर्स का ध्यान तारिक के ऊपर आ जाता है और फिर यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें कि तारिक उन सारे सोल्जर्स को बेरहमी से मारता है। वो बस ये चाह रहा था कि नसरीन किसी भी हालत में यहाँ से चली जाए और ऐसा ही होता है। नसरीन सही सलामत प्लेन में बैठकर यहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर तारिक काफी खुश होता है और आखिर में तारिक को भी गोली मार दी जाती है, जिससे कि वो भी मारा जाता है। अब आगे हम नसरीन को देखते हैं जो कि दुबई के एयरपोर्ट पर थी और वो काफी रो भी रही थी क्योंकि तारिक उसके साथ नहीं था। तभी उसके कंधे पर एक आदमी हाथ रखता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर काव होते हैं, जो कि उसे एक चिट्ठी पढ़कर भी सुनाते हैं जो कि तारिक ने नसरीन के लिए लिखी थी, जिसमें कि उसने सब कुछ बता दिया था कि वो कौन है और वो क्या करता था। और आखिर में तारिक ने लिखा था कि भले ही उसने ये सब कुछ छुपाया हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब आखिर में हम जनरल जिया को देख पाते हैं जो कि आखिर तक यही कह रहे थे कि इन्होंने किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन यहाँ पर AQ खान ने कन्फेस कर लिया था कि
कि उन्होंने कहूटा में परमाणु परीक्षण करने की पूरी कोशिश की थी। अब आगे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में हमने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया और पूरी तरह से सफल भी रहे। तो दोस्तों, भारतीय जासूसों पर इससे पहले भी एक था टाइगर, बेबी, मद्रास कैफे, राजी, मुखबिर जैसी कई फिल्में बन चुकी है। निर्देशक के रूप में शांतनु बागची भी उसी धागे को पकड़ते हैं और उनकी स्टोरी लाइन भी कम दिलचस्प नहीं है और वो इस स्टोरी को एग्जीक्यूट करने में भी खरे उतरे हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में निर्देशक कहानी और किरदारों को विकसित करने में बहुत सारा समय लगा देते हैं। असल मुद्दे पर आते आते काफी समय खर्च हो जाता है और तारिक और नसरीन की प्रेम कहानी काफी दिलचस्प है। जासूसी फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है रहस्य और रोमांच, और दोनों ही इस फिल्म में भरपूर मात्रा में है। और अभिनय की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारिक और अमनदीप जैसे अनसंग हीरो की खूबसूरती और मजबूती से निभा ले जाते हैं। किरदार के तमाम रंगों में वे सहजता और सरलता से ढलते हैं। नेत्रहीन नसरीन की भूमिका में रश्मिका ने अपने चरित्र को मजबूती प्रदान करने की हर एक कोशिश सफल रही है और कुमुद मिश्रा एक बार फिर चमकते हैं। सारिब हाशमी साबित करते हैं कि वे हर तरह की भूमिकाओं के साथ न्याय करने में सक्षम है। लंबे अंतराल के बाद परमीत सेठी को रॉ हेड के रूप में पर्दे पर देखना अच्छा लगता है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।